हेलो एवरीवन। मैं इस स्टोरी के 7th पार्ट को ले आई हूँ। एक्चुअली स्टोरी कंप्लीट है, बस रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं है, तो मैं जैसे जैसे रिकॉर्डिंग करते जाऊँगी इसका पार्ट अपलोड करते जाऊँगी। ओके, तो मैंने सोचा 7th पार्ट भी आज ही अपलोड कर दूँ, फिर हम 10 तारीख से नया कुछ देखेंगे। ओके, कल तक इसका लास्ट पार्ट भी आ जाएगा, फिर ये स्टोरी एंड हो जाएगी। मुझे रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम जा रहा है, अगर कल नहीं कर पाई तो फिर भी देखती हूँ, कोशिश तो रहेगी कि कल तक कर दूँ। फ़िलहाल आप इस पार्ट को देखिए। ओके। समय बीतता है। आज ऊशियान की वेडिंग है, वो भी जिन मेंग्याओ के साथ। मेंग्याओ को देखते हैं जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट जा ही नहीं रही है। उसने सोचा था उसे बहुत मेहनत करनी होगी, एम्परर का दिल जीतने के लिए अच्छा बनने का नाटक करना होगा। लोगों के उसे ताना देने पर भी उसे अपना आपा नहीं खोना है। और आज वो होने जा रहा है जो सोचकर वो यहाँ आया था। उसकी मैरिज एम्परर से होने वाली है। उसे बस बेवकूफ़ जैनचिंग के कान भरने की ज़रूरत थी और सब कुछ अपने आप हो गया। महल में मैरिज की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। ऊशियान अपने महल के गार्डन में खड़ा हुआ है। शाम ढलने वाली है। थोड़ी देर बाद उसकी मैरिज होनी है। दूर खड़ा वैनिंग ऊशियान को देख रहा है। तभी वहाँ वैनकिंग आती है और कहती है, वैनिंग, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैंने जो काम कहा था तुमने वो किया कि नहीं। वैनकिंग की बात का कोई जवाब नहीं देता। वैनकिंग जब देखती है कि वैनिंग कहाँ देख रहा है तो वो अपनी नज़र उधर करती है जहाँ ऊशियान खड़ा है। वैनकिंग अब वैनिंग के शोल्डर पर हाथ रख कहती है, वैनिंग अब पीछे पलटता है और कहता है, सीजे, आप यहाँ। वैनकिंग कहती है, वैनिंग, क्या सोच रहे हो। वैनिंग ऊशियान को देखता है और कहता है, सीजे, क्या सच में एम्परर ये मैरिज कर लेंगे। वो इस मैरिज से खुश नहीं लग रहे। वैनकिंग ऊशियान को देखती है और कुछ देर चुप रहने के बाद कहती है, नहीं पता, तुम अभी मेरे साथ चलो। महारानी जियांग और राजकुमार जियांगचेंग को उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। बस कुछ ही घंटे बाकी है मैरिज होने में। वैनिंग अपना सर नोट करता है और वैनकिंग के साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद मैडम यू ऊशियान के कमरे के सामने खड़ी है। वो डोर पर नॉक करती है पर कोई जवाब नहीं आता, तो वो कमरे के अंदर चली जाती है। अंदर आकर वो देखती है कि पूरा कमरा खाली है। ऊशियान कमरे में नहीं है। ऊशियान इस वक्त कहाँ गया होगा। मैडम यू के मन में यही सवाल है। यहाँ से देखते हैं महल से थोड़ी दूरी पर ऊशियान को जो दो ग्रेव्स के सामने बैठा है। ये उसके माँ बाबा की कब्र है। देखते देखते ऊशियान अपना सर अपनी माँ के ग्रेव पर टिका लेता है और उसकी आंखों से आंसू फिसलने लगते हैं। उसे अपने दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है। पता नहीं क्यों उसका ये दर्द कम नहीं होता। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका दम घुट जाएगा। वो आज अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस और अकेला फील कर रहा है। वो अपना दर्द किसी को बताना चाहता था, इसलिए वो यहाँ अपने माँ बाबा की ग्रेव पर चला आया। पर यहाँ आकर भी उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। बस उसकी आंखों से गिरते आंसू ही उसके दर्द को बयां कर रहे हैं। ऊशियान अपनी माँ की ग्रेव पर सिर टिकाए अपनी आंखों को बंद कर बैठा हुआ था। तभी उसे अपने शोल्डर पर किसी का हैंड फील होता है। ऊशियान अपना सर पीछे कर देखता है तो मैडम यू और जांग खेमिया वहाँ खड़े हुए हैं। ऊशियान उन्हें देख जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ अपनी जगह से खड़ा होने लगता है, पर मैडम यू वो उसे ऐसा नहीं करने देती और जल्दी से नीचे झुककर बिना कुछ कहे ऊशियान को अपने सीने से लगा लेती हैं और अपने हाथ से ऊशियान के सर को सहलाने लगती हैं। ऊशियान एकदम से शांत हो जाता है कुछ पल के लिए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मैडम यू के शोल्डर पर अपना फेस छिपाए अपनी सिसकियों को नहीं रोक पाता और अपना सारा दर्द रोकर बाहर निकालने लगता है। उसे अभी इसी वार्मथ की ज़रूरत थी। मैडम यू कुछ नहीं कहती,
ना ही वो वोशियान को रोकती हैं रोने से। भले वोशियान बाहर से सभी को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है कि वो ठीक है, नॉर्मल है, पर मैडम यू वो कैसे अपने बेटे के अंदर चल रहे तूफान को नहीं समझ पाती। भले वो उसकी सगी माँ नहीं, पर फिर भी उन्होंने वोशियान को पाला है, अपने सामने बड़ा होते देखा है। वो बहुत पहले से जान गई थी कि वोशियान ठीक नहीं है, और हर रात उसका अपने कमरे में ना होना, बिना किसी को कुछ बताए महल से चले जाना। मैडम यू बहुत पहले ही समझ गई थी कि वोशियान कहाँ जाता होगा, पर उन्होंने कभी उसे रोका नहीं, क्योंकि वो अपने बेटे की खुशी चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि वोशियान किसी दबाव में रहे। बहुत देर तक रोकर अपना मन हल्का कर लेने के बाद वोशियान अब शांत हो गया है। मैडम यू अपने आंखों से बहे आंसू को पोंछती है और कहती हैं, वोशियान, भले मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं, पर मैंने तुम्हें पाला है। मैं कैसे तुम्हारे दर्द को नहीं समझती। यहाँ अपनी माँ को सब बताने चले आए, पर एक बार भी मेरे पास आने की कोशिश नहीं की। क्या सोचा था कि मैं तुम्हें नहीं समझूंगी? नहीं बेटा, मुझसे एक बार कहकर तो देखते। मैं तुम्हारे बिना कहे तुम्हारे दर्द को समझ जाती हूँ, तो ये कैसे नहीं समझ पाती कि तुम ठीक नहीं हो। उस घटना के बाद से अंदर ही अंदर घुट रहे हो। वोशियान, एक बात याद रखो, तुम पर कभी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी दबाव नहीं था, ना अभी है और ना ही आगे कभी होगा। तुम अपने फैसले हमेशा अपनी ही मर्जी से लोगे, ना ही किसी और की बात सुनकर या उनके बारे में सोचकर। ये मत भूलो, तुम हमेशा से यही करते आए हो, और आज देखो तुम उन ऊंचाइयों को छू रहे हो जहाँ आज कोई भी पहुँचने की सोच भी नहीं सकता। अपने आप को कमज़ोर मत समझो। हमारी एक हार से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाता। अपने दिल की सुनो कि वो क्या चाहता है, किसे चाहता है, और फिर पीछे मत हटना किसी भी हालत में। हम बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं, ये बात याद रखो। तुम्हारी खुशी हमारे लिए सभी चीज़ों से बढ़कर है। इसलिए अपने आप को तकलीफ़ मत दो, और ना ही खुद को किसी ज़बरदस्ती के रिश्ते में बांधो जिससे तुम्हारी घुटन और तकलीफ़ और बढ़ती चली जाए। वोशियान धीरे से अपना सर पीछे कर मैडम यू को देखता है। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी और लाल है। वो कहता है, माँ, मैं नहीं चाहता। मैं उसके अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता। मैं उससे दूर जाने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल रही है, और इसके बजाय किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, ये ख्याल मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। माँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। ये कहता वोशियान अपने हाथों में मैडम यू के दोनों हाथों को लेकर अपना फॉरहेड मैडम यू के जुड़े हाथों पर रख देता है। मैडम यू अपना एक हाथ वोशियान के फेस पर रख उसके आंसुओं को पोंछ कहती है, मैंने कहा ना, तुम वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहता है तुमसे करने को। किसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है और किसे नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। जंग फहमिया जो दोनों माँ बेटे को देख रहे थे, वो वोशियान के सर पर हाथ रख कहते हैं, वोशियान, माना तुम हमारे सगे बेटे नहीं, पर हम तुम्हें अपने सगे बेटे से भी बढ़कर मानते हैं, क्योंकि तुम एक बेटे के फ़र्ज को निभाने से कभी पीछे नहीं हटते। खुद से पहले तुम हमारे बारे में सोचते हो। फिर तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि हम ये नहीं जान पाएंगे कि तुम्हारी खुशी किस में है और किस में नहीं। हमने तुम्हारी मैरिज के बाद भी सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ही की थी, ये सोचकर कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आए तो शायद तुम अपने दर्द को धीरे धीरे भूल जाओ। अगर हमें ये पता होता कि तुम्हारे दिल में उसके अलावा कोई और जगह नहीं ले सकता, तो हम ऐसा कभी नहीं करते। पर अभी भी देर नहीं हुई है। तुम पर कभी भी कोई दबाव नहीं था। वही करो जो तुम चाहते हो। वोशियान मैडम यू और झांग फहमिया को देखता है। वो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता है जो ऐसे माँ बाप उसे मिले, जो अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा उससे प्यार करते हैं, उसे समझते हैं। वोशियान अपनी जगह से खड़े होकर मैडम यू और झांग फहमिया दोनों को एक साथ हक कर लेता है। आप यहाँ से देखते हैं
ब्यूरन माउंट्स केव का सीन। लनवांगजी बेड पर साइलेंटली बैठा हुआ है। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा स्वलन हैं और चेहरा पेल भी नज़र आ रहा है। उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही हैं जो उस रात वुशियान ने कही थी। उस रात से अभी तक लनवांगजी को एक पल का भी चैन नहीं मिल रहा। वो इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा कि वुशियान किसी और का हो जाएगा। उसने अपनी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी में वुशियान को खो दिया, जो उससे हद से ज़्यादा प्यार करता था। और आज उसके हाथ खाली हैं। वो उस प्यार को वापस नहीं समेट पाया। वो नाकामयाब रहा वुशियान का प्यार वापस पाने में, उसे ये विश्वास दिलाने में कि वो अब आगे कभी उसे धोखा नहीं देगा, जिंदगी भर बहुत प्यार करेगा उसे। पर लनवांगजी उस मौके को गंवा चुका है। अब उसके जीने का क्या ही मतलब बनता है, क्योंकि ये ख्याल ही लनवांगजी को अंदर ही अंदर खा रहा है कि एम्परर किसी और के होंगे। लनवांगजी लाख कोशिशों के बाद भी ये स्वीकार नहीं कर पाया। पता नहीं ये क्या है, उसकी जलन भावना, जिद वुशियान को सिर्फ अपना बनाने की, या फिर वुशियान के लिए उसका प्यार जो सब कुछ जानकर उसके लिए बस बढ़ता चला गया। लनवांगजी अपनी आंसू भरी आंखों से पास के ही टेबल पर रखी अपनी स्वॉर्ड को देखता है। वुशियान के बिना अब उसका कोई भी अस्तित्व नहीं। वैसे भी वो जब जान गया है कि उसके लोग सुरक्षित हैं, तो बस उसके लिए यही काफ़ी है। उनके पास रहने की इच्छा वुशियान को खोने के आगे बस एक कतरे के समान है। बहुत ही छोटी है, क्योंकि उसे विवोशियान के आगे अपनी कोई भी दुनिया नज़र ही नहीं आती। अगर विवोशियान उसकी किस्मत में नहीं तो उसे भी विवोशियान के बिना जीने की कोई इच्छा नहीं। लनवांगजी यही सोच बेड से उठ जाता है और टेबल पर रखी बेचैन को अपने हाथ में ले लेता है। वो अपनी शॉर्ट को अनशील कर बिना एक पल सोचे अपनी नेक पर रख लेता है। लनवांगजी अब अपनी आंखों को बंद कर तैयार था उस तेज धार तलवार को अपनी नेक में चलाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो अपने हाथ को थोड़ा सा भी मूव कर पाता, उसके हाथ से वो तलवार एक फोर्स के साथ दूर जाकर गिरती है। लनवांगजी कुछ समझ पाता, कोई उसे तेजी से पकड़ अपनी ओर खींचता है और अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, ये क्या करने जा रहे थे तुम? लनवांगजी धीरे धीरे अपनी नज़र ऊपर करता है। उसके सामने वो चेहरा है जो उसके जहन से एक मिनट के लिए भी दूर नहीं होता। एम्परर। वो एम्परर की बाहों में है। लनवांगजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो विवोशियान की बाहों में अब पूरी तरह बिखर जाता है। लनवांगजी धीरे से अपना सर वुशियान के चेस्ट में रख लेता है और उसके रोब्स को टाइटली पकड़ अपनी ब्रोकन वॉइस में कहता है, एम्परर, मैं सांस नहीं ले पा रहा। मुझे एक पल का भी चैन नहीं, ये सोचकर ही कि आप किसी और के साथ। एम्परर, ये ख्याल मुझे अंदर ही अंदर तिल तिल मार रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी। वुशियान कहता है, क्यों? तुम्हें तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मेरे करीब आना, मुझसे प्यार, ये सब तो एक नाटक था। तुम्हारी योजना का जरिया था झूठा प्यार मुझ तक पहुँचने का। फिर क्यों? लनवांगजी कहता है, नहीं एम्परर, मैं जानता हूँ मैंने गलत जानकर वो सब किया, लेकिन मेरा प्यार वो नाटक नहीं था। मैं सच्चा प्यार करने लगा था आपसे, मेरा यकीन कीजिए। वुशियान कुछ नहीं कहता। लनवांगजी अब धीरे से अपना सर ऊपर कर वुशियान को देखता है और अपनी रुआसी टूटी आवाज़ में कहता है, एम्परर, मैं जानता हूँ मेरा कोई हक नहीं बनता ये कहने का, और ना ही मैं इस लायक हूँ, पर फिर भी मैं लालची बन रहा हूँ एम्परर, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कृपया कर मुझे एक मौका दे दीजिए मेरे प्यार को साबित करने का। मुझे स्वीकार कर लीजिए एम्परर, अपने ओमेगा के रूप में। आपसे वादा करता हूँ दोबारा कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, कभी आपको निराश नहीं करूँगा, आपसे बहुत प्यार करूँगा। अगर गलती से भी मैंने कोई गलती की या आपको निराश किया तो आप बिना एक पल सोचे
अपने हाथों से मेरी जान ले लीजिए। लनवांगजी ने बस इतना ही कहा था कि तभी वुशियान झटके से लनवांगजी को अपने से पूरी तरह सटा लेता है और उसके लिप्स पर रफली किस करने लगता है। लनवांगजी वुशियान के किस में उसके प्यार को, तड़प को फील कर पा रहा है। उसकी आंखों से और भी आंसू गिरने लगते हैं। वो वुशियान के नेक में अपने अपने हैंड रैप कर लेता है और उसे किस करने लगता है। वुशियान टाइटली लनवांगजी को अपनी बाहों में कस रहा है, जैसे वो एक पल के लिए भी लनवांगजी को अपने से दूर नहीं करना चाहता। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वुशियान अब लनवांगजी से अलग होता है और अपना फॉरहेड लनवांगजी के फॉरहेड से टच करते हुए हैवी ब्रीदिंग के साथ कहता है, लनसान, मुझसे मुझसे मैरिज करो आज ही। मैं तुम्हें अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ। तुमसे और दूर नहीं रहना चाहता। सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। लनसान, क्या तुम मेरा साथ दोगे? लनवांगजी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वुशियान उससे मैरिज करना चाहता है। लनवांगजी ज़ोर ज़ोर से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ एम्परर, मैं आपसे आपसे मैरिज करूँगा। ज़िंदगी भर आपका साथ दूंगा। कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपसे बहुत प्यार करूँगा। वुशियान लनवांगजी को हग कर लेता है और उसे अपने साथ लेकर केव से बाहर उड़ जाता है। वो बेरुल माउंट से निकल चुका है अपने महल जाने के लिए। यहाँ महल में हालात तो कुछ और ही हैं। सभी लोग अभी उस बड़े से हॉल में मौजूद है जहाँ वुशियान और मेंग्याओ की मैरिज होनी है। जियांगचेंग तिमतिमाया हुआ है, यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा है। मैरिज का जो समय था उससे ज़्यादा समय बीत चुका है, पर वुशियान गागा, उनका कुछ पता ही नहीं। वो महल में है ही नहीं। मैडम यू और जियांग फेमिया शांति से खड़े हैं। वो कुछ नहीं कह रहे। सेम वैनकिंग और वैनिंग भी। वैनकिंग को पहले से ही लग रहा था कि मैरिज तो फिक्स हो गई है, पर उसका होना मुश्किल होगा, और वैसा ही हुआ। मेंग्याओ जो पूरी तरह से रेडी खड़ा है, सुबह से उसके चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी। जिन फैमिली उसके साथ है, लेकिन एम्परर का यू मैरिज के समय पर गायब हो जाना उसके अंदर डर को बढ़ा रहा है। इस डर को कि कहीं उसका सपना टूट ना जाए, वुशियान का ओमेगा बनकर कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करने का, और अपने पिता को दिया वादा पूरा करने का कि वो पूरी मदद करेगा जिन कबीले को ऊंचाइयों पर ले जाने का। बस वो एक बार एम्प्रेस बन जाए। लेकिन ऐन मौके पर वुशियान ही महल से गायब है। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली। उसका सपना टूट तो नहीं जाएगा। वहाँ मौजूद सभी लोगों के मन में यही सवाल है कि एम्परर कहाँ गए। तभी सभी की नज़र ऊपर आसमान की तरफ जाती है। सभी ने देखा कि एम्परर आ रहे हैं, पर वो अकेले नहीं, उनके साथ कोई है। लनवांगजी वुशियान के गले से लगा हुआ था, तो कोई भी नहीं पहचान पा रहा कि वुशियान की बाहों में कौन है। वुशियान अब नीचे हॉल के बीचों बीच उतरता है लनवांगजी को लेके। लनवांगजी अब धीरे से पीछे पलटता है। जियांग फैमिली वैनिंग वुशियान के साथ लनवांगजी को देखते हैं। जियांग फैमिया, मैडम यू, वैनकिंग उतना हैरान नहीं होते, पर जियांगचेंग वो तिलमिला उठता है। उसकी आंखों में एक अलग ही आग जलती नजर आ रही है लनवांगजी को वुशियान के साथ देखकर। जियांगचेंग उनकी तरफ आगे बढ़ता है, पर मैडम यू उसके हाथ को पकड़ लेती है। पर जियांगचेंग मैडम यू के हाथ को भी छुड़ाकर वुशियान के पास आ जाता है। वो गुस्से से लनवांगजी को देखता है। लनवांगजी अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जियांगचेंग अब वुशियान को देख कहता है, काका, आप अब तक कहाँ थे? मैरिज का समय बीत गया है, और अपने साथ इस ओमेगा को यहाँ। काका, ये आपको कहाँ मिला? और जब आपको ये मिल ही गया था, तो आपने इसे हमारे कैद खाने में क्यों नहीं भेजा अब तक? कोई बात नहीं, मैं इस काम को कर देता हूँ। ये कहता जियांगचेंग लनवांगजी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है, पर वुशियान वो लनवांगजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जियांगचेंग को देख कहता है, चेंग, शांत हो जाओ। मैडम यू और जियांग फैमिली भी वहाँ आते हैं। मैडम यू कहती है, चेंग, तुम कुछ भी नहीं करोगे। जियांगचेंग यकीन ना होने वाली नज़रों से उन्हें देखता है और कहता है, क्यों माँ, आप भूल गए इसने क्या किया था गागा के साथ? और आज गागा की मैरिज है,
फिर ये यहाँ खगा, आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? सब देख रहे हैं। आपकी मैरिज राजकुमार मेंग्याओ से होनी है और आप इस ओमेगा का हाथ पकड़े खड़े हैं। आप उसे छोड़िए और वहाँ चलिए। प्रीस्ट इंतज़ार कर रहे हैं। आपने अपने वेडिंग रोब्स भी नहीं पहने हैं काका। ओशियान अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल रख कहता है, चैंग, मैं किसी और से मैरिज नहीं कर रहा। मतलब मैं जिन ओमेगा से मैरिज नहीं कर रहा। जिन फैमिली जो सब सुन रही थी, उनकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो मेंग्याओ को देखते हैं। मेंग्याओ, उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वो जल्दी से वहाँ आ जाता है। चैंगचिंग कहता है, काका आप ये क्या कह रहे हैं? आप राजकुमार मेंग्याओ से मैरिज नहीं कर रहे? इसका क्या मतलब है? आज आपकी मैरिज है काका। ओशियान कहता है, मैं जान से मैरिज कर रहा हूँ, अभी इसी हॉल में। जियांगचिंग को जैसे यकीन नहीं हुआ उसने जो सुना उस पर। वो दोबारा कहता है, काका आपने अभी क्या कहा? ओशियान फिर उसी बात को दोहराता है, चैंग, मैं जान से मैरिज कर रहा हूँ, ना कि किसी और ओमेगा से। जियांगचिंग की आंखें गुस्से से लाल हो गई है। उसे ओशियान का लालवांगजी से मैरिज करने का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने जो किया उसके बाद भी उसके काका इस ओमेगा से मैरिज करना चाहते हैं। जियांगचिंग कहता है, काका क्यों? क्या आप भूल गए इसने क्या किया था आपके साथ? और ये वही चीज़ दोबारा भी कर सकता है। ओशियान कहता है, जियांगचिंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जियांगचिंग अनबिलीवेबल लुक से ओशियान को देखता है और कहता है, काका आप फिर से उसी इंसान का भरोसा कर रहे हैं जिसने आपके भरोसे को बुरी तरह तोड़ दिया था। आप कैसे उस ओमेगा पर विश्वास कर सकते हैं जिसने आपके प्यार को बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया? लालवांगजी अपना सर झुकाए खड़ा है। उसने वोशियान के रोब्स की स्लीव्स को टाइटली पकड़ रखा है। वो जानता है उसने जो वोशियान के साथ किया था उसके बाद कोई भी उस पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। ओशियान अपना सर नीचे कर अपनी स्लीव्स पर कसे लालवांगजी के हाथों को देखता है। वो अब जियांगचिंग को देख कहता है, चैंग उस बात को भूल जाओ, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने कहा ना, आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा भरोसा करो। जियांगचिंग कहता है, पर काका आज आपकी मैरिज राजकुमार मेंग्याओ से होनी थी, फिर आपने? ओशियान पास में ही खड़ी जिन फैमिली को देखता है। वो पास खड़े मेंग्याओ की तरफ अपनी नज़र भी नहीं करता। वो सीधे जिन गोंशान को देख कहता है, सेक लीडर जिन, मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा, पर अब परिस्थिति कुछ ऐसी है कि मैं आपके बेटे से मैरिज नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कीजिएगा। येलिंग राज्य के 5 गाँव में आपके सेक्ट को सौंपता हूँ। इसे मेरी माफ़ी के तौर पर स्वीकार कीजिए। मेरा आपके बेटे से मैरिज ना करने का कारण यह है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। आपके बेटे से मैरिज कर भी लेता तो कभी उसे वो अधिकार नहीं दे पाता जो वो मुझसे अपेक्षा करता। इस मैरिज का ना होना ही बेहतर था। आशा है आप मेरी बात को समझेंगे। जिनगोंशान जो अभी जैसे 7वें आसमान पर था, 5 गांव उसके सेक्ट से जुड़ गए। इससे तो उसका दुगना फ़ायदा होगा और उसे क्या ही चाहिए। वैसे भी मेंग्याओ की मैरिज एम्परर से हो भी जाती तो कौन सा उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था, बल्कि उन्हें एम्परर को ढेर भर के तोहफे देने होते। इससे बेहतर तो यही समझौता है। जिनगोंशान ओशियान को बो कर कहता है, जी एम्परर, आपको जैसा सही लगे। ओशियान अपना सर नोट कर देता है। मेंग्याओ वो गुस्से में था। उसके फादर ऐसे कैसे हाँ कह सकते हैं? बस ज़रा से लालच के चलते उसका सपना ऐसे ही नहीं टूट सकता। उसे एम्प्रेस बनना है। मेंग्याओ अपने सर से वेल को हटाकर कहता है, एम्परर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपकी मैरिज मुझसे होने वाली थी, फिर ये ओमेगा कैसे हमारे बीच में आ सकता है? आपको मुझसे मैरिज करनी होगी। मैं आपको अपना अल्फ़ा मान चुका हूँ। वैसे भी ये ओमेगा बस एक छोटे से गाँव का है, न कोई घर परिवार, न ही कोई नाम पहचान, न जाने किस गंदे कुल का होगा।
और मैं जिन कबीले से हूँ, अमीर कबीला जिसका नाम है, रुतबा है, पर ये ओशियान की मुट्ठी मेंग्याओ की लालवांगजी के लिए जो बातें वो कहे जा रहा है उससे कष्ट आती है। वो अपनी गुस्से भरी कोल्ड टोन में कहता है, ये मत भूलो किसके सामने खड़े हो और किससे क्या बात कर रहे हो। उस पर उंगली उठाने वाले, तुम ज़रा अपने अंदर झाँको कि क्या पहचान है तुम्हारी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मेंग्याओ की मुट्ठी गुस्से में कष्ट आती है। वो ओशियान के कहने का मतलब अच्छे से समझ गया। वो उसे इनडायरेक्टली कह रहा है कि उसकी पहचान यही है कि वो जिन गौशान का नाजायज़ बेटा है। मेंग्याओ कुछ नहीं कह पाता। वैसे भी जिन गौशान एम्परर को गुस्से में देख मेंग्याओ के पास आकर उसे धमका चुके थे कि अगर उसने एक शब्द भी कहा तो बहुत बुरा होगा। ओशियान कंटिन्यू कर कहता है, तुम उसके कुल की बात कर रहे हो। वो एक ऐसे कुल का ओमेगा है जिसकी बराबरी तुम्हारा क्या कल्टीवेशन वर्ल्ड का कोई और कबीला भी नहीं कर सकता। ओशियान की इस बात को सुन सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ओशियान किस कुल की बात कर रहा है। जान तो एक छोटे से गांव का ओमेगा है। मैडम यू और जांग फैमियान एक दूसरे को देखते हैं। जियांगचेंग अभी शांत है। वो भी जानने को उत्सुक है कि उसके काका किसकी बात कर रहे हैं। मैडम यू कहती है, ओशियान तुम क्या कह रहे हो, कबीला? पर जान तो एक गांव से है ना, और उसका कोई परिवार भी नहीं। ओशियान कहता है, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग सच नहीं जानते। मैडम यू कहती है, कैसा सच? ओशियान कहता है, आज सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने मैं एक ऐसे सच को लाऊंगा जो सालों से दबा हुआ है। ये कहकर ओशियान वैनिंग को देखता है। वैनिंग कहीं चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो कुछ लोगों के साथ उस हॉल में एंटर करता है। सभी लोगों की नज़रें वैनिंग के पीछे आ रहे लोगों पर जाती है। कुछ लोग उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हैं। वाइट रोब्स और फॉरेड रिबन, ये तो लान क्लान, पर वो तो सालों पहले ही विलुप्त हो गया था। फिर ये लोग? जियांग फैमिली लान कबीले के बारे में जानती है कि ओशियान ने लान फैमिली को कहीं सेफ जगह पर रखा हुआ है, पर उनके मन में ये सवाल है कि अचानक लान कबीले को सबके सामने लाने का क्या मतलब है। एक राज्य के किंग कहते हैं, एम्परर, ये तो लान कबीले के लोग हैं, जो कबीला सालों पहले विलुप्त हो गया था। क्या वो खबर गलत थी? क्योंकि ये तो लान कबीले के सेक्ट लीडर लान चेरन हैं, जो अभी जिंदा हैं, जबकि हमने तो सुना था कि उनकी मौत हो चुकी है। ओशियान कहता है, जानता हूँ आप सभी के मन में बहुत से सवाल हैं। आज मैं आप सभी को छुपी हुई बातें बताऊंगा। ओशियान सभी को लान कबीले के साथ क्या हुआ था वो घटना बताता है, और कैसे वो सालों से लान कबीले को उनके छिपे हुए ज्ञान को प्रोटेक्ट किए हुए है। सभी को झटका लगता है इतनी बड़ी बात जानकर, जो उनसे आज तक छिपी हुई थी। वो किंग कहता है, एम्परर, अगर ऐसी बात थी तो फिर अचानक आपने लान कबीले को आज सबके सामने क्यों प्रस्तुत किया? ओशियान कहता है, मेरे अंडर रहते लान कबीले को कभी कोई खतरा नहीं होता। मैं बहुत पहले ही लान कबीले को सबके सामने ले आता, क्योंकि लान कबीला मेरी प्रोटेक्शन में था। पर मुझे कभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो मैंने इन्हें छुपे रहना ही बेहतर समझा। पर आज जब मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि लान कबीले को सामने आना ज़रूरी है, तो आज लान कबीला आपके सामने है। मैडम यू कहती है, ओशियान तुम क्या कह रहे हो? हम समझ नहीं पा रहे। दूर खड़े लांचरन लांशचन को देखते हैं, फिर ओशियान को। वो कहते हैं, एम्परर, आपने ये संदेश भिजवाया था कि आप हमें हमारी कोई खोई हुई चीज़ वापस दिलवाएंगे। हम इसका मतलब समझ नहीं पाए। क्या आप हमें बताएंगे कि आप किस खोई हुई चीज़ की बात कर रहे थे? ओशियान अब पीछे पलटता है लांचरन की तरफ और कहता है, सेक्ट लीडर लान, दरअसल कोई खोई हुई चीज़ नहीं, बल्कि खोया हुआ इंसान जो आपके बहुत करीब था। ओशियान की बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। ओशियान लानवांगजी को अब धीरे से पीछे पलटता है। लानवांगजी टियरी आइस से सामने खड़े लोगों को देखता है। लांचरेन, लांशचैन और
बाकी लान कबीले वाले की नज़र लानवांगजी पर जाती है। वो सभी इस चेहरे को गौर से देखने लगते हैं। तभी वुशियान लानवांगजी के हाथ को आगे करता है और उसके हाथ में बंधे लान फॉरेड रिबन को खोलकर लानवांगजी के फॉरेड पर बांध देता है। लांचरन और लांशचन ने जब अब लानवांगजी को देखा तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। उनके कांपते होठों से एक नाम निकलता है, वांगजी। वो अपने तेज कदमों से वुशियान और लानवांगजी के पास आ जाते हैं। लांचरन लानवांगजी को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देख कहते हैं, वांगजी, तुम हमारे वांगजी हो ना? लानवांगजी लांचरन और लांशचन के सामने झुकते हुए कहता है, अंकल, काका। लांचरन और लांशचन अपनी जगह पर जम जाते हैं। ये उनका वांगजी है जो सालों पहले खो चुका था। मतलब वो अभी जिंदा है? लांचरन लांशचन को देख कहते हैं, श्रीचन, देखा, मैंने कहा था ना, हमारा वांगजी वो जिंदा है। वो बस हमसे खो गया है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। लांशचन अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ अंकल। लांचरन लानवांगजी के पास आकर कहते हैं, वांगजी, तुम इतने साल कहाँ थे? हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया, पर तुम हमें कहीं भी नहीं मिले। जियांग फैमिली शौक थी, ये ओमेगा लान कबीले का है? वुशियान कहता है, ज़ान, जिसका असली नाम है लानवांगजी, लान कबीले का दूसरा राजकुमार, जो उस युद्ध में अपने परिवार, अपने कबीले से बिछड़ गया था। लांचरन कहते हैं, एम्परर, आपको वांगजी मिला कैसे? हमने हर जगह उसकी तलाश की थी। इस पर लानवांगजी कहता है, अंकल, काका, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। लानवांगजी सभी के सामने वो सब कुछ बताता है जो इन महीनों हुआ। उसका एम्परर से बदला लेने के लिए क्या क्या किया उसने, उसकी वुशियान को गलत समझने की गलतफहमी। लान कबीला तो हिल चुका था ये जानकर कि वांगजी ने एम्परर को मारने की कोशिश की। लांचरन कहते हैं, वांगजी, ये तुम क्या कर बैठे? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें सब कुछ की जांच करना चाहिए था। ये तुमने सही नहीं किया। उन पर हमला किया जो हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करते आ रहे हैं सालों से। लानवांगजी अपना सर नीचे कर कहता है, अंकल, मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे सोच समझकर काम करना चाहिए था। इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मुझसे गलती हुई। मैडम यू, जांग चेंग, जांग फैमिया, वैनकिंग वैनिंग, वो सभी शौक थे। उन्हें अब असल कारण पता चला लानवांगजी का वुशियान को हर्ट करने का, क्योंकि वो ये इस गलतफहमी में जी रहा था कि वुशियान ने उसके कबीले को डिस्ट्रॉय किया है। वुशियान कहता है, सेक्रेटरी लीडर लान, अब उन बातों को भूल जाइए। मुझे कुछ नहीं होता। लांजान मुझे नहीं मारता। अगर उसका इंटेंशन मुझे मारने का ही होता तो उसके पास बहुत से रास्ते थे। उस रात मैं इंजर्ड था उसके सामने। मैं उस पर अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वहाँ सिर्फ हम दोनों थे। लांजान के पास मौका था मुझे पूरी तरह ख़त्म करने का, पर उसने उसके बाद कुछ किया ही नहीं। बस वैसे ही खड़ा रहा। चाहता तो वहाँ से भाग जाता। वो इतना काबिल है कि कोई उसे रोक भी नहीं सकता था मेरे अलावा, पर फिर भी वो वहाँ खड़ा रहा तब तक जब तक मेरे सैनिक उसे पकड़ कर नहीं ले गए। अगर उसका मकसद मुझे जान से ही मारने का होता तो सच में आज मैं आप सभी के सामने नहीं होता, क्योंकि लांजान इतना काबिल है कि मुझे मार सके, पर उसने नहीं किया। क्यों लांजान, मैं सच कह रहा हूँ ना? लानवांगजी इस पर अपना सर नीचे कर लेता है। हाँ, वो नहीं मार सका वुशियान को। जब उसने वुशियान को स्टैब किया था तो उसके शरीर से बहता खून और उसकी आंखों का पेन, लानवांगजी वहीं पर जम गया था। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसका हाथ काँप रहा था। उसे उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत किया। वुशियान के लिप्स पर छोटी सी मुस्कान है। उसकी लानवांगजी से नाराज़गी का कारण लानवांगजी का
मोटिव नहीं था कि वो वुशियान को मारने आया था, बल्कि नाराज़गी का कारण तो ये था कि उसने प्यार का सहारा लिया। पर वुशियान को जब पता चला कि लनवांगजी भी उससे उसी की तरह सच्चा प्यार करता है, तो वुशियान नहीं रोक सका खुद को। लांचरन वुशियान के सामने झुकते हुए कहते हैं, एम्परर, मैं वांगजी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उसने अनजाने में जो आपके साथ किया वो सरासर गलत है। हमें माफ़ कर दीजिए एम्परर। इसकी जो भी सज़ा होगी वो हम लेने को तैयार हैं। वुशियान कहता है, सैक लीडरलान, आप ये क्या कह रहे हैं? वो भी इस मौके पर जब हम संबंधी बनने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता हमें इस तरह की बातें करना शोभा देता है। लांचरन और लांशचन वुशियान की बात को समझ नहीं पाते। संबंधी, इसका क्या मतलब है? जियांग फैमियान और मैडम यू उनके पास आकर कहते हैं, सैक लीडरलान, वुशियान की बात सही है। हम संबंधी बनने वाले हैं क्योंकि आपके कबीले का ओमेगा मतलब आपके राजकुमार लानवांगजी की मैरिज हमारे वुशियान से हो रही है आज। लांचरन और लांशचन शॉकिंगली पहले विवुशियान को देखते हैं, जिसके फेस पर छोटी सी स्माइल है। फिर वो लानवांगजी को देखते हैं, जो अपना सर नीचे कर लेता है। उनका वांगजी एम्परर का ओमेगा मतलब हेलिंग की एम्प्रेस बनेगा। लांचरन कहते हैं, एम्परर। वुशियान कहता है, ये सच है सैक लीडरलान, मैं लांजान से मैरिज कर रहा हूँ। ये एक और कारण था आप सभी को यहाँ बुलाने का, यहाँ मौजूद रहने का। लांचरन यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनका वांगजी इतना खुशनसीब है जो एम्परर से जुड़ने जा रहा है, वो भी इतना कुछ होने के बाद। एम्परर उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी यार, पीछे बैकग्राउंड में नॉइज़ आती होगी ना, क्योंकि यहाँ पर भागवत कथा हो रही है। थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, ओके। मुझे पता है आवाज़ तो आ रही होगी, पर मुझे अभी रिकॉर्ड करना है, वरना मैं कल शेयर नहीं कर पाऊँगी, ओके। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। शुरू करते हैं आगे। लांचरन लानवांगजी के सर पर हाथ रख कहते हैं, वांगजी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैडम ये कहती है, वुशियान, समय निकलता जा रहा है, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। वुशियान अपना सर नोट करता है और लानवांगजी को देखता है। लानवांगजी धीरे से अपनी पलकों को ऊपर कर वुशियान को देखता है। दोनों के फेस पर एक अलग ही चमक है। लानवांगजी के लिए जैसे सब कुछ एक सपने की तरह है। वो जो अभी कुछ समय पहले तक अपनी जान लेना चाहता था, वो अब जीना चाहता है अपने प्यार के साथ, जिसका वो अभी कुछ समय में होने वाला है, पूरी तरह से सिर्फ उसका।